इस वीडियो में हम जानेंगे सीयूटी यूजी के बारे में। तो सीयूटी यूजी क्या होता है? तो देखो, इससे वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती है और एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है। इसमें इसमें जो भी चीजें होती है वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें कुछ परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब हम समझेंगे सीयूटी होता क्या है। सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए से कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जो जो कि जी मेंस वगैरह भी करवाता है, नीट्स वगैरह भी करवाता है, तो एनटीए से कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो अब जानेंगे कि सीयूटी मैटर क्यों करता है। तो सीयूटी इसलिए मैटर करता है क्योंकि इससे इससे तुम एग्जाम देने के बाद 300 प्लस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो और इसमें जो सिलेबस होता है वो सिलेबस तुम्हारा सिर्फ 12th क्लास के बाद वाला सिलेबस होता है और इसमें पैसे भी कम लगते हैं और तुम्हारा टाइम भी बचता है। तो ये मतलब ये ऐसा टेस्ट होता है कि मतलब इजीली तुम इसमें पास हो सकते हो और इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होती है और इसमें साइंस के बच्चे हो, अगर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, तो कोई भी तुम हो तो अप्लाई कर सकते हो इसके लिए बारे में। ये तुम इसके क्या फायदे होते हैं इसे देने का? इससे अगर तुम मान लो बीएससी करना चाहते हो और तुम्हारे पास साइंस है तो तुम बीएससी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास जैसे कि फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, लेकिन अगर तुम्हें बीएससी अगर जूलॉजी में करनी है या फिर बॉटनी में करनी है तो तुम कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री में भी करनी है या केमिस्ट्री करनी है या फिजिक्स में करनी है तो किसी में भी कर सकते हो बीएससी। या फिर अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो तुम किसी भी आर्ट्स के सब्जेक्ट में मतलब ऑनर्स कर सकते हो या प्रोग्राम कोर्सेज कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स खुल जाते हैं और साइंस वालों के लिए तो कोई सा भी फील्ड से ओपन होता है और साइंस वाले कोई सा भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी तो तुम भी अपने वो उसमें कर सकते हो। और इसमें 300 प्लस यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो और पहले क्या होता था कि सबके पास अपना अपना एग्जाम होता था उनका, लेकिन अब सीयूटी के जरिए क्या होता है, सारे बच्चे मतलब कोई से भी बोर्ड के हो, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, तो सबके सब ये एग्जाम दे सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटीज सीयूटी एग्जाम को एक्सेप्ट करता है, मतलब कौन कौन से यूनिवर्सिटी से एडमिशन होता है सीयूटी के द्वारा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया तुम्हारा, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया और इससे तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। तो कौन-कौन से हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाने का वो करते हैं। तो इससे तुम जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि डीयू हो गया, बीएचयू हो गया और जामिया इस वो मिलिया हो गया, इस्लामिया हो गया, जेएमआई हो गया या फिर जेएनयू हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो इन सब में तुम जा सकते हो। तो ये और इसके अलावा अगर ये तुम्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम स्टेट बोर्ड के हो तो तुम चाह रहे हो कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना, तो तुम उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू वगैरह हो गया, इन सब में जा सकते हो। और अगर तुम प्राइवेट में जाना चाहते हो, तुम स्टेट वगैरह के बजाय प्राइवेट में जाना चाहते हो तो तुम मणिपाल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एमईटी में जा सकते हो, टीआईएसएस वगैरह में भी जा सकते हो। और आगे देखते हैं अब कौन-कौन इसमें एलिजिबल होता है, कौन अप्लाई कर सकता है। अगर तुमने 12th पास कर लिया है या फिर तुम 12th के लिए अभी अपीयर हो रहे हो, तो तुम 12th पास करने के बाद जब तुम्हारा 12th पास हो जाएगा कोई से भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, तो तुम सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम एग्जाम वगैरह दे सकते हो, तुम सब इसी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर 18-17 हो तो तुम सब इसमें एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी होती है ना, इसमें सबके ओन रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि कुछ एज लिमिट जैसी चीज नहीं है। और इसमें हम सिलेबस और अगर सब्जेक्ट वगैरह की बात करें तो सब्जेक्ट तुम्हारे वही होता है जो तुमने 12th क्लास में पढ़ रखा होता है, तो वही सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। जैसे कि तुमने 12th में भी तुम हो या फिर 12th तुमने पास कर लिया और सीयूटी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास 5 से 6 सब्जेक्ट होगा। तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं।
जैसे कि कोई साइंस का बच्चा है मान लो, तो उसके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, तो ये सारे तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और इसमें इंग्लिश भी होता है, एज ए लैंग्वेज होता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट जो बढ़ जाता है वो होता है जनरल टेस्ट, तो उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो पहले इसमें जरूरी चीज क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी हम जान लेते हैं कि जो सीयूटी की एलिजिबिलिटी होती है वो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी के इक्वल नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर तुम सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, तुम उसके लिए एलिजिबल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो उसके लिए तुम्हें कट ऑफ पास करनी पड़ेगी, तुम्हें मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे जितना उसमें चाहिए उस सब्जेक्ट्स वगैरह में, तभी तुम पास हो पाओगे और तुम उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसमें अगर तुम कोई से भी मतलब कोई से भी तुम SC ST वगैरह OBC EWS PWD कैटेगरी से हो, तो कोई से भी तुम इसमें रिजर्वेशंस को अप्लाई कर मतलब कोई से भी रिजर्वेशन है तुम अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अब ये तुम जानते हो 2026 आने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न्स भी बदलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो फुली टेस्ट 100% कंप्लीट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जहाँ पे मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तुम्हें सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, जो तुम्हारा सेंटर पड़ता है तो वहां पे जाके तुम टेस्ट दोगे। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे के सारे क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, तुम्हें ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कोई ऑप्शंस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। और तुम्हें पर सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 1 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जो अपने यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटीज के तुम्हें प्रेफरेंस के हिसाब से करना पड़ता है। जिस यूनिवर्सिटी में मतलब जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मतलब चूज करना होता है उसके अकॉर्डिंगली। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्क स्कीम, अगर तुम एक आंसर करेक्ट कर दो तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक गलत कर दोगे तो -1 हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, इसमें भी होती है। और एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स होता है 250, ठीक है। तो तुम्हें उस हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसके सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले जैसे कि बताया था कि डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट में वो होता है कि जैसे कि तुमने क्लास 12th में जो भी पढ़ा था, जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट से क्लास 12th के क्या थे सब्जेक्ट थे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर साइंस के हो तो मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये साइंस वालों के लिए हो गया। आर्ट्स वालों के लिए जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। या फिर अगर तुम बीकॉम के हो तो तुम्हारे पास भी कॉमर्स में भी है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, अकाउंट्स वगैरह सब्जेक्ट हो गया। तो हाँ, तो तुम सभी इसमें डोमेन सब्जेक्ट में तुम सबका ये आ जाएगा, और जो कि तुम एनसीईआरटी से ही फुली पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो। इसमें जो एक जो सब्जेक्ट होता है जो कि सारे बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, जो कि जनरल टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जनरल टेस्ट में तुम्हारा जनरल नॉलेज यानी जीके आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं करंट अफेयर्स। मेंटल एबिलिटी यानी कि इसमें क्वेश्चंस मैथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। 8 क्लास से लेके 9th तक क्लास तक के लेवल का होता है। तो ये देना भी कई कॉलेज के लिए ये जनरल टेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है, और इसके कम मार्क्स जो होते हैं ना वो काउंट होते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी तुम्हें मतलब इसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है काफी। और लैंग्वेज सेक्शन की अगर बात करें तो लैंग्वेज में क्या आता है, लैंग्वेज में तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि इसमें पैसेज वगैरह आता है, अनसीन पैसेज जो कि तुमने क्लास 12th में मतलब बचपन से ही करते आ रहे हो, तो वो सारे सब कुछ इसमें आते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड यानी कि वही इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और पैसेज के अलावा वो कैप्स आते हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आते हैं, जंबल वर्ड्स आनी और है ना, और ये सब तुमने करा हुआ है, मतलब छोटी क्लासेस में वही सब चीजें आती हैं इंग्लिश में, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम्हें मतलब बेसिकली तुम्हें इसमें वो कैप्स में ध्यान देना होता है, ये तो वैसे जो वो कैप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट। बाकी इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा, जो कि ज्यादातर तो इंग्लिश ही चूज करते हैं, तो उसके अलावा और भी लैंग्वेजेस में आते हैं काफी, जैसे कि 13+ लैंग्वेजेस इसमें आते हैं।
जिसमें कि और कईयों में हिंदी भी मांगते हैं, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट में कईयों में हिंदी मांगा जाता है, और क्योंकि साइंस वालों में सब में हिंदी नहीं होता है, तो उसमें हिंदी भी मांगा जाता है। तो इसलिए तुम्हें 5 जो सब्जेक्ट लेते हो ना, उसमें तुम्हारा एक इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश या हिंदी तुम लेते हो उसमें, तो वो सब तुम देख लेना। और आगे अब देखते हैं कि कट ऑफ और जो स्कोर होता है वो किस बेसिस पे होता है, क्या होता है इसमें, कट ऑफ कैसे जाते हैं। तो जो जो ड्यू के टॉप कॉलेजेस होते हैं उसमें काफी हाई कट ऑफ जाती है। उसमें रिजर्वेशन के हिसाब से अलग-अलग कट ऑफ जाती है, और सारी यूनिवर्सिटी के भी अलग-अलग होते हैं कट ऑफ्स जो वगैरह होते हैं। और जैसे कि मान लो इनसे जैसे कि ड्यू के कॉलेजेस का टिपिकल जो स्कोर रेंज होता है वो 750 होता है ना। एक सब्जेक्ट के लिए तो 250 तुम्हें पता है, तो जो टिपिकल स्कोर फॉर द मैंने जैसे कि ड्यू का बताया 750 के अराउंड होता है। जैसे और अगर तुम और जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव जैसे जितने भी कॉलेज हो गए उसका टिपिकल स्कोर रेंज 650 के अराउंड होगा। और अब हमारा कट ऑफ किस बेसिस पे होता है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंगली। यानी कि इसमें तुम मतलब अगर मान लो कहीं जैसे कि कहीं में हार्ड आया पेपर, कहीं इजी पेपर आया, तो उसे उसे वो करने के लिए ना मतलब चीजों को वो बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज मेथड यूज करा जाता है, ताकि मतलब सबको इक्वली मतलब मार्क्स मिल जाए, वो हो जाए, और मतलब कोई वो ना हो, फेयरनेस हो जाए, ठीक है। और अगर तुम्हारे स्कोर इसमें अच्छे आते हैं तो तुम बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अनलॉक कर देते हो अपने ऑप्शंस, और बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं। और रिजर्वेशन के भी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हर वो डिफरेंट रिजर्वेशन के कट ऑफ डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी कट ऑफ जो होती है वो हाई भी जाती है और लो भी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है। अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करोगे। अब तुमने सिलेबस भी जान लिया, तुमने एलिजिबल क्राइटेरिया वो जान लिया, यूनिवर्सिटीज कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सब जान लिया। अब जानेंगे कि प्रिपरेशन रोड मैप क्या होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन रोड मैप में पहले देखेंगे एनसीईआरटी, यानी कि इसमें जितने भी चीजें पढ़नी होती है या फिर आती है वो सबकी सब एनसीईआरटी से ही आती है। जो क्लास 12 की जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगी एनसीईआरटी की, उसी से आती है। तो वही तुम्हारा मेन क्या होता है, फाउंडेशन बनाता है तुम्हारा। तो उसी में से तुम्हें उसी के रिसोर्सेज को तुम्हें फॉलो करना पड़ता है, अपनी एनसीईआरटी बुक्स को। तो जो भी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक्स तुम फॉलो करोगे वो एनसीईआरटी की बुक ही होंगी, ठीक है। तो अपने जो तुम सब्जेक्ट्स लोगे उसी के अपने क्लास 12 के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लोगे। और बस इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब पेपर्स हो गए, मतलब जितने भी साल से, मान लो बस सीयूटी के 3-4 साल से पहले से पेपर हो रहा है, ठीक है, जब से आया है। तो उसमें जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम वो देख सकते हो। और रोज एक मॉक टेस्ट लगा लेना, मतलब हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट लगा लेना। पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करोगे तो रोज तुम्हारी मतलब प्रोग्रेस होगी, और तुम उसके अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स को इनहेंस कर पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस होती रहेगी तो फिर अच्छे से कर पाओगे। और इसके लिए अगर तुम्हें जानना है कि कुछ और क्या मतलब रिसोर्सेज मिल जाए, स्टडी रिसोर्सेज तुम पढ़ सको कहीं और जिससे और अच्छी तैयारी हो जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी के अलावा हो जाएगा वो ओसवाल की बुक हो गई। ओसवाल की बुक में कि बहुत सारी बुक मिल जाती है जनरल टेस्ट वगैरह के लिए, और वो जनरल टेस्ट वगैरह के लिए। उसके अलावा डेली करंट अफेयर भी आते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट हो गया। अब टाइमलाइन की अगर बात कर ले तो तुम्हारा जो फॉर्म वगैरह है वो आ जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक से, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक से तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा, और मार्च के लास्ट वीक तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है जो वो डेडलाइन आ जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तुम्हारा करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। जो वो चीजें गलत करी है, फॉर्म में कुछ गलतियां करी है, गलत फिल करा है, कुछ फॉर्म वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की गलती है, तो वो सब देख लेना। तो वो तुम कर सकते हो, सही कर सकते हो। फिर मई 15 से जून 20 तक एग्जामिनेशन डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट्स आ जाएंगी, तो उसमें तुम्हारे एग्जाम्स चलेंगे मई 15 से जून 10 तक। तो एग्जाम्स इस हो जाएंगे, और फिर जुलाई लास्ट वीक तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, तो तुम रिजल्ट देख पाओगे अपना, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीयूटी के बारे में सब कुछ था। और अगर तुम्हें ऐसे ही कुछ और अपडेट्स जानने हैं, और या फिर कुछ भी क्लास 12 रिलेटेड जानना है, या नोट्स चाहिए क्लास 12 से हो गया,
या फिर कुछ बोर्ड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना है, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इससे तो और फिर तुम्हें जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, बोर्ड या फिर क्लास 10th के बाद भी कुछ चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाला है। तो तुम वो मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो वो सब मिल जाएगा तुम्हें, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, या और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वो भी बता सकते हो। तो अब जब तक के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। बाय बाय, थैंक यू।